मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जनाब इकबाल अंसारी साहब। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिछले 2 दिनों से लगातार बहस चल रही है। वैसे तो पहली बहस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर 16 अप्रैल को हुई थी, फिर 17 अप्रैल को उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना ने वक्ती तौर पर रोक लगा दिया था, इंतरिम स्टे दे दिया था, लेकिन अब दोबारा से सुनवाई शुरू हुई है। कल की भी बहुत अहम सुनवाई रही, तकरीबन 4 घंटे तक बहस हुई और आज भी 4-5 घंटे से ज्यादा बहस हुई। तो इस पूरी बहस का खुलासा क्या रहा और जो फैसला आएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या आएगा? क्या जो इस कानून को आईन के खिलाफ बताया गया, इस पर मुकम्मल तौर पर इस कानून को रिजेक्ट कर देना चाहिए, तो क्या इस कानून को रिजेक्ट किया जाएगा या कुछ और फैसला चीफ जस्टिस का आएगा? क्योंकि दोनों दिनों में जो बहस हुई है और बहस के दौरान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्वेश्चन किया है, ऑब्जर्वेशन दिया है या रिमार्क्स किया, उससे साफ पता चल रहा है। इकबाल अंसारी साहब, मिरर टाइम्स में खुशामदीद। आप चीफ जस्टिस रह चुके हैं, मुख्तलिफ अदालतों में आपने काम किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जो कल बहस हुई और आज बहस हुई, तो दोनों दिनों की बहस को देखकर क्या लग रहा है आपको कि क्या रिजल्ट और नतीजा आ सकता है? ये तो स्पेकुलेट करना हो जाएगा, जो कोई भी नहीं कर सकता कि क्या होगा, तो ऊपर वाला ही जानता है। जी। लेकिन वैसे ही इस एक्ट में खामियां बहुत हैं और जब पॉइंट आउट भी किया गया होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने में। जी। और हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है या जिसको विवादित बोलते हैं, उसमें जो है उनको शायद ये इस कानून से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल। जहां तक सरकार का ये है कि ये पीआईएल नहीं, ये कुछ लोगों ने फाइल किया है, उसका जी। कोई मकसद नहीं बनता, क्योंकि जब चैलेंज हो गया और कोर्ट सुन रहा है तो वो एकेडमिक तो नहीं हो सकता। अब इसमें फैसला तो कोर्ट को देना ही होगा। दूसरा और एक ये है कि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि भाई इसमें बहुत लोगों को सुना गया है और बहुतों के सजेशंस आए थे जिनको हमने एग्जामिन किया है, या जेपीसी ने, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उसने किया है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो वफ को जो चैलेंज कर रहे थे उनकी तरफ से जितने भी पॉइंट्स रखे गए, जेपीसी ने उनको एक भी मंजूर नहीं दिया। तो जी, वो बिल्कुल। हियरिंग तो, हाँ, तो उस हियरिंग का कोई मतलब नहीं है। इसको आई वॉश बोलते हैं, मतलब आंखें धो लीजिए अब बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जी। तो अब क्योंकि ये कोर्ट के सामने है और दोनों पार्टियों को कोर्ट सुन रहा है, लगता यह है कि कुछ अच्छा ही रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। जिस तरह से आज सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, उन्होंने फर्क पैदा किया हिंदू एंडोमेंट्स बोर्ड में और वक्फ बोर्ड में। उन्होंने कहा कि हिंदू एंडोमेंट्स बोर्ड जो है तो मुकम्मल तौर पर मजहबी मामला है, रिलीजियस मामला है, और वक्फ बोर्ड एक सेकुलर मामला है, वो मजहबी मामला नहीं है। तो यहाँ नन मुस्लिम्स मेंबर हो सकते हैं, लेकिन हिंदू एंडोमेंट्स में नन क्या बोलते हैं कि नन हिंदू मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। पुजारी को सरकार तय करती है। और बोर्ड का ऐसा मामला नहीं, बोर्ड में मस्जिद सिर्फ नहीं है, मदरसे नहीं है, बल्कि स्कूल भी वक्फ बोर्ड के होते हैं। ये उन्होंने दलील दी। नहीं, लेकिन ये है कि वक्फ बोर्ड जो है, जो पार्लियामेंट में बोला गया था, वो ये बोला गया था कि ये एक स्टेटूटरी बॉडी है। लेकिन सवाल ये है कि ये अगर स्टेटूटरी बॉडी है, लेकिन ये डील किसको करता है? ये उन प्रॉपर्टीज को डील करता है जो खुदा के नाम पे दे दिया गया हो। तो जो खुदा के नाम पे दे दी गया हो प्रॉपर्टी, उसको दूसरा उसके ऊपर में कैसे चलाएगा? इसका जो मैनेजमेंट है, क्योंकि उसमें जो है वक्फ में मस्जिद भी आ सकता है, फिर क्या करेंगे आप? उसमें जो है कब्रस्तान भी आ सकता है, फिर क्या करेंगे आप? उसमें दरगाह भी आ सकता है,
क्या करेंगे आप? तो जब हिंदू एंडोमेंट जो है उसमें आप मुसलमानों को शामिल नहीं करते हैं, और शायद सही भी है कि नहीं करते हैं, तो ये तो बहुत, मेरे ख्याल में बहुत नाइंसाफी की बात है कि ये बोला जाए कि नहीं, इसमें जो है हिंदू हो सकते हैं क्योंकि इट इज स्टेटूटरी बॉडी। स्टेटूटरी बॉडी तो हो सकता है, वो तो इवन हिंदू एंडोनमेंट एक्ट के अंदर में जो बॉडीज होते हैं वो भी स्टेटूटरी बॉडीज है, लेकिन वो डील करते हैं रिलीजियस प्रॉपर्टीज को। तो इसी तरह वक्त में भी जो है ये दोनों तरफ डील करता है, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, लेकिन क्यों प्रीडोमिनेंटली इट इज रिलीजियस प्रॉपर्टी। हम लोग कानून में इसको प्रीडोमिनेंटली बोलते हैं, तो प्रीडोमिनेंटली इट इज रिलीजियस प्रॉपर्टीज है। तो उसमें जो है गैर मजहब के लोगों को शामिल करना शायद मेरे ख्याल में ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, खास करके तब जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को राइट दिया गया है कि आप अपने मसाइल को अपनी तरह से हल करें। तो मुसलमानों को ये राइट है कि वो अपना जो है वक्फ की प्रॉपर्टी जो है उसको जिस तरह से वो चाहे उस तरह से मैनेज कर सकेगा, और आज तक ऐसा ही होता है। ये क्या बात हो गई अचानक जो इतना बड़ा हंगामा हो गया? एक चीज को समझने की जरूरत है, जी वो ये है कि जो आइडियोलॉग्स हैं आरएसएस के, उनका ये था कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं का राज होगा, जैसे जर्मनी में जर्मन्स का था और नाजी जर्मनी को खत्म किया जा रहा था। इसी तरह उनका ये बोलना था कि जो मुसलमान है या जो नॉन हिंदूज हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हो, बुद्धिस्ट को तो नहीं बोल सकता मैं क्योंकि बुद्धिस्ट भी हिंदुओं के एक्सप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन अदरवाइज जूस हैं इन या क्रिश्चियंस हैं, इनका जो है इनका सेकेंडरी सिटीजन्स हो गए, इनका वो राइट नहीं हो सकता जो इन लोगों का हो। आज के दिन में 2025 में हम इन चीज़ों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। लेकिन ये सही है कि जो उन लोगों, चाहे वो सावरकर हो चाहे वो गोलवालकर हो, उनका यही था कि भाई जो है क्या नाम उसका, मुसलमान जो है ये सेकेंड क्लास सिटीजन होगा, वो उस लेवल पे नहीं होगा जो हिंदूज होंगे। और शायद इसी फिलॉसफी के इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बिल लाया गया। जी। जी। अच्छा सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज एक और दलील दी कोर्ट में और कहा कि वक्फ इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। और उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई गरीब मुसलमान है, अगर वो वक्फ नहीं कर पाता है तो क्या उसको इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा? और जब वक्फ इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, लाजमी जुज नहीं है, तो फिर कैसे ये कहा जाएगा कि ये आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन है, फंडामेंटल देखिए, राइट का वायलेशन? ये जो एसेंशियल्स ऑफ इस्लाम का जो कंसेप्ट है जी वो कोर्ट से ही आया है, और मेरे ख्याल में ये गलत है। इस्लाम में कोई चीज़ एसेंशियल या नॉन एसेंशियल नहीं है। जो जी, इस्लाम है वो इस्लाम है, नहीं है सो नहीं है। एक बड़ी बात लेकिन आपने की। ये आपने एक सही और बड़ा डेफिनेशन दिया है कि जो इस्लाम में है वो इस्लाम है, नहीं है नहीं है। इसलिए बोलना कि ये एसेंशियल है और नॉन एसेंशियल है। दूसरा ये है कि ये तो जाहिर सी बात है कि जो गरीब आदमी है वो वक्फ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टीज नहीं है। ऐसे तो जो बीमार होगा वो रोजा भी रखना उसके लिए जरूरी नहीं है, तो हम ये बोल जाएं कि वो उस मुसलमान एसेंशियल पार्ट ऑफ नहीं है रोजा। जी जो बीमार है, जो चल फिर नहीं सकता है,
ऐसा भी हो सकता है कि उसके ऊपर बेहोश है, उसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, तो हम ये बोल दें कि नमाज भी एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये दलील एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सरकार की तरफ से बोलेंगे, तो वो बोला है उन्होंने। अब इधर सुप्रीम से कोर्ट जो क्या करेगी? क्या इस दलील को सीरियस लेगी? अब ये बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक चीज जो हमें ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि जज का अपना कोई फिलॉसफी हो सकता है। जैसे जी काफी मशहूर एक जज गुजरे हैं, कृष्णा अय्यर। जी सारे लोग उनकी बड़ी इज्जत से नाम लेते हैं। वो तो लेफ्टिस्ट थे, वो तो मिनिस्टर भी थे जज बनने से पहले। लेकिन आप जब जज बन जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका बाइबल संविधान है। चाहे आप उसको कुरान बोले, बाइबल बोले, गीता बोले, जो भी है वो संविधान ही है। और यही बात जस्टिस खान्ना जो पहले चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि हम जब इस पोस्ट पर आते हैं और जब बैठते हैं कोर्ट में, तो हम भूल जाते हैं कि हम किस मजहब से हैं। जी हमारी बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ संविधान है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बेंच अभी सुन रही है वो भी सिर्फ संविधान और लॉ के ऊपर में ही सुनेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा संविधान जो है उसमें हम ओथ लेते हैं जजेस, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट। उस ओथ में है कि प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करेंगे, जैसा है वैसा रहेगा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद हम इसको प्रोटेक्ट भी करेंगे। अगर इसके ऊपर में कोई असॉल्ट होता है, कोई हमला होता है, तो हम आगे बढ़ के इसको रोकेंगे और डिफेंड भी करेंगे। तो ये हर जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए, उसके ऊपर में जो हमला हो रहा है उसको बचाए। और अगर ये सिचुएशन है तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये इसको देखना होगा कि ये संविधान का उल्लंघन है। अगर है तो इसको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बाबरी मस्जिद का केस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। जी अ, आपके लोग हैं उनके लिए मैं ये बोल दूं जी जी कि बाबरी मस्जिद के केस में कोर्ट ने ये पाया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, इसका कोई सबूत नहीं है। उस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर के अवकाश मिले, उसके भी कोई सबूत नहीं है। और कोर्ट ने यह भी पाया कि मुसलमान जो है वहाँ नमाज पढ़ते थे। कोर्ट ने यह भी बोला कि वहाँ जो राम का जो पुतला निकला, वो भी, उसको भी उन्होंने जो है बोला कि ये सब्टिशियसली और इलीगली, इसको जब, इसका मतलब जो है भगवान राम प्रकीट नहीं हुए थे, बल्कि उनको लाके कहीं से उठा के लाया गया था। जी और एक दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये है कि बाबरी मस्जिद को जो डिमोलिश किया गया वो एक बहुत ही हीनियस क्राइम था, जो नहीं होना चाहिए था। तो इन सारी दलीलों को देखते हुए बाबरी मस्जिद मुसलमानों को मिल जाना चाहिए था। जी और कोर्ट को भी यही अंदाजा था कि ये मुसलमानों के पास जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ये बोला कि हम इस विवाद विवाद जिसको हम बोलते हैं कंट्रोवर्सी, हम इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 142, जिसके ऊपर में हमारे वाइस प्रेसिडेंट काफी बोलते हैं, जी बिल्कुल। उसके जरिए उन्होंने जो है, जिसमें पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को टू डू कंप्लीट जस्टिस, पूरा न्याय करने के लिए। तो ये कैसा न्याय था मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने बोला कि ये हम हिंदू पक्ष को दे देते हैं। मतलब ये है कि कोई एविडेंस उनके फेवर में नहीं था, ये बात समझने की। जी उसके बिल्कुल। बावजूद कोर्ट ने बोला कि हम इसको हिंदुओं को दे देते हैं। और क्योंकि ये दो प्राइवेट पार्टीज के अंदर भी डिस्प्यूट था, सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं थी,
तो उन्होंने बोला सरकार को कि आप इसको जो है 5 एकड़ या कितना है वो जमीन दे दीजिए, उसमें मुसलमान जो है अपना मस्जिद बना लेंगे। पता नहीं मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया नहीं किया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब इसके अंदर में 142 में जहां आप नहीं दिया जा सकता था, आप वो दिया गया, तो हमारे उपराष्ट्रपति जो है वो खामोश रहे, बड़े खुश रहे। तब उनको कुछ गलती समझ में नहीं आया। लेकिन जब गवर्नर को और प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट ने उसी आर्टिकल 142 के अंदर में डायरेक्शंस दिए कि आप इतने दिनों के अंदर में एक बिल जो पास होके आता है असेंबली या पार्लियामेंट, उसको आप एसेंट देंगे, तो उनको बड़ा खतरा लगता है कि ये तो एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह 142 यूज कर रहे हैं। 142 का यूज मिसाइल की तरह तो बाबरी मस्जिद में भी हुआ था। जी। तो ये कहने का मकसद ये है कि अगर कोर्ट ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे हिंदुओं के फेवर में देना है, तब तो बात दूसरी है। नहीं तो अदरवाइज जो वक्फ का कानून है उसमें लगता नहीं कि ये कानून बच पाएगा। जो अमेंडमेंट लाया गया है वो अमेंडमेंट जी। बच पाएंगे। चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कल एक बड़ा जुमला कहा कि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो वो आइन का हिस्सा होता है, और वो उसको इलीगल नहीं करार दिया जा सकता जब तक उसके खिलाफ कोई ठोस और मजबूत दलील ना हो। तो कल बिल्कुल जिस तरह की सही। दलीलें दी गई, 4 लॉयर्स मौजूद थे, कपिल सिब्बल, राजीव धवन, सिंघवी और हुजैफा अहमदी, तो क्या उन दलीलों की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि मजबूत दलील है और कानून को इलीगल करार दिया जाएगा? जहां तक मैंने सुना है, जो या हमारे सामने में जो पॉइंट्स रखे गए हैं, जी। मुझे ये लगता है कि दलीलें काफी पानी मजबूत पी हैं। लीजिए, पानी पी लीजिए आप, वो आवाज। नहीं, कोई बात नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जी। कि ये लॉ का प्रिंसिपल है कि जी। आप कानून को जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी प्रिज्यूम कर लेते हैं, आप इसको मान के चलते हैं कि ये संविधान के मुताबिक बनाया गया आइन है, मतलब ये कानून जो बनाया गया है ये संविधान के मुताबिक है कि नहीं है, अब उसका एग्जामिन होगा। लेकिन आप शुरू में उसको नहीं बोल देंगे कि ये गैर संवैधानिक है। इसको एग्जामिन करने के बाद में अगर आपको मालूम होता है कि ये गैर संवैधानिक है, तो उसको आप डिक्लेरेशन देंगे कि ये गैर संवैधानिक है। बिल्कुल। तो एग्जामिन के बाद पता चलेगा, पार्लियामेंट से जब कोई कानून बनेगा तो फौरी तौर पर तो जी। यही कहा जाएगा कि वो संविधान के मुताबिक लेकिन ही हाँ, इतना जरूर है कि इस कानून के बनने में जो मुसलमानों के ग्रुप थे, उनके जो सजेशंस थे, उनको शामिल नहीं किया गया। बल्कि जब ये बिल लाया गया पार्लियामेंट में, तो उसमें जो अमेंडमेंट उन्होंने सजेस्ट किए थे जेपीसी में, वो भी नहीं था। जब हंगामा हुआ तो उसको बाद में इंक्लूड किया गया कि अच्छा ठीक है, इसमें वो रहेंगे अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए हैं। एक और बड़ा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में कल कपिल सिब्बल ने उठाया और आज भी उसका जिक्र हुआ, वो ये कि जो सेक्शन 3D है, वो सेक्शन 3D उस बिल में मौजूद नहीं था जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सर्कुलेट किया गया। तो ना तो उस पर बहस हो सकी, ना वोटिंग हुई, और कानून बन जाने के बाद जो साइन हुआ जिस कानून पर जो नाफिज किया गया, उसमें सेक्शन 3D मौजूद है, और कोर्ट ने उसको आज एडमिट भी किया, कल भी कपिल सिब्बल ने उसका। तो ये मामला कितना बड़ा बनेगा? बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर समझ लीजिए, फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि अगर 3D के ऊपर में कोई बहस नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, वोटिंग नहीं हुई है, तो दोबारा पार्लियामेंट में चला जाएगा, पार्लियामेंट उसको दोबारा बहस सुन लेगा और बात खत्म हो जाएगी। कोर्ट का ये ऑर्डर हो जाएगा हाँ, उस बारे में। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक और सवाल वक्फ बाय यूजर को लेकर के। आज सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 1923 का जो वक्फ एक्ट है उसमें भी बात मौजूद है कि जो वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट था 1954 में भी और अब भी उसको लाया गया, और 1923 में 3 महीने का टाइम था, अभी 6 महीने का टाइम है। इन्होंने कहा कि 100 साल पुरानी अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है तो कहा गया है कि उसको 6 महीने में रजिस्टर करा लेना है। अगर 6 महीने में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तब उसके स्टेटस का जो वक्फ का है वो बाकी नहीं रहेगा। इस तरह की दलील दी गई। उसके अलावा कहा गया कि
हम 100 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे, बल्कि 5 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए जो वक्फ की प्रॉपर्टी है। पांच डॉक्यूमेंट कहाँ से आएगा? अगर नहीं है तो नहीं है। 5 साल पुराना डॉक्यूमेंट कहाँ से आ जाएगा? 100 साल पुरानी मस्जिद है, उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो 5 साल वाला कहाँ से आ जाएगा? ये तो बड़ी अजीब सी दलील है भाई। और दूसरी बात यह है कि इस्लाम में आपने एक बार वक्फ कर दिया, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। जी एक बार जब वक्फ हो गया तो वक्फ रहेगा, चाहे वो 100 साल हो जाए या 500 साल हो जाए, उसका वक्फ का नेचर चेंज नहीं होगा। और यही ये बात अगर है तो आप यह कैसे बोल देंगे कि जो है क्या, इसमें दिखाया नहीं, उन्होंने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं दिए, इसलिए वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी? कैसे हो सकता है ये? और ये सिर्फ वक्फ में नहीं है, कानून में बहुत सी चीजें ऐसे हैं कि एक बार हो गया तो हमेशा रहेगा। जैसे कि ये जैसे कि मॉर्गेज होता है, जी बंधक जिसको हम लोग बोलते हैं, जी जी तो उसका भी कानून यही है कि एक बार जब मॉर्गेज हो गया तो वो मॉर्गेज रहेगा। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 20 मई को जो सुनवाई हुई और आज 21 मई को जो सुनवाई हुई, दोनों दिन की जो सुनवाई हुई और जिस तरह की आर्ग्यूमेंट हुई है, जो दलीलें दी गई है, उन तमाम पर हमने पटना हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जनाब इकबाल अंसारी साहब से बात करने की कोशिश की और हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया है। जज साहब से हम आगे भी राब्ता रखेंगे और सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी अपडेट आ गई है जिसके मुताबिक कल यानी 22 मई को भी इस पर हियरिंग होगी और मुझे लगता है सिलसिला आगे भी चलेगा। तो बहुत शुक्रिया जस्टिस इकबाल अंसारी साहब, आपने वक्त दिया और तमाम मुद्दों पर बातचीत की। बहुत शुक्रिया।